फाइनली आज हम कर रहे हैं OMG 2 को एक्सप्लेन। वो इसीलिए क्योंकि इसका कंटेंट है जोरदार और फिल्म की शुरुआत होती है महाकाल की नगरी से, जहां पर पंकज त्रिपाठी को दिखाया जाता है जो कि शिव के बड़े भक्त होते हैं। उज्जैन के मंदिर के बाहर अपनी एक दुकान है जहां से लोग मंदिर के लिए चढ़ावा और प्रसाद लेते हैं। मंदिर के पुजारी की शरण में रहने वाले कांति एक सच्चे आस्तिक और शिव भक्त हैं, जिस वजह से मंदिर के बाहर उनकी दुकान भी अच्छी खासी चल जाती है। जिसके बाद कांति की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं और उनके बेटे का नाम होता है विवेक, जिस पर ये कहानी बेस है। कांति की बेटी एक छोटे स्कूल में पढ़ती है और उसका बेटा जो है वो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन स्कूल कैसा भी हो, इंटरनेशनल हो या फिर छोटा, पढ़ने तो इंडिया के बच्चे ही आ रहे, वही सोसाइटी है। एक दिन विवेक अपने दोस्त के यहाँ जाता है और घर वालों से कह देता है कि आज रात को वो अपने फ्रेंड के घर पर ही रहेगा। जब अगली सुबह होती है तो विवेक एक हॉस्पिटल में दिखाई देता है। कांति को पता चलता है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाता है, वो अपने बेटे से मिलता है। तभी डॉक्टर कांति को कुछ ऐसा बताते हैं जिससे कांति को कुछ भी समझ नहीं आता है। डॉक्टर बताते हैं कि विवेक ने रात को कुछ ऐसी टैबलेट्स खाई है जिस वजह से विवेक को रात भर नींद नहीं आई है। कांति कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि विवेक ने क्या किया है। तभी डॉक्टर सब सच बताते हैं कि टैबलेट का इस्तेमाल लोग सुहागरात के टाइम करते हैं, उन टैबलेट्स का विवेक ने यूज करा है। तब कांति को विवेक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर कांति विवेक पर चिल्लाता है। कांति की नजरों में ये सब पाप है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि विवेक ने ऐसा क्यों किया। तब कांति विवेक के दोस्त के पास जाकर सब कुछ पता कर लेता है। विवेक का दोस्त कांति को ये बताता है कि स्कूल के डांस कंपटीशन की तैयारी के बीच विवेक एक लड़की का पार्टनर बनता है और वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चलने वाले दोस्तों ने अपनी फेवरेट पार्टनर से उसे अलग कर दिया था और दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया, जिस वजह से वो अपने हार्मोनल चेंज को लेकर काफी शंका करने लगा और उसने वो टैबलेट्स ली, जिसे सुनकर कांति बहुत दुखी होता है और वो महादेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है कि उनका बेटा इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। पर महादेव जानते हैं कि अब कांति के बेटे के पास अब और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिस वजह से महादेव अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजते हैं जो कि इस मूवी में अक्षय कुमार होते हैं, जिन्हें कांति हमेशा महाराज कहकर पुकारता है। कुछ दिनों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल विवेक और उसके पेरेंट्स मतलब कांति को स्कूल में बुलाते हैं और उसे बताया जाता है कि विवेक ने जो हरकत की है उस वजह से हम उसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। कांति को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर विवेक ने ऐसा क्या करा है जिस वजह से उसे स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है। तब कांति को एक ऐसा वीडियो बताया जाता है जिसमें विवेक स्कूल के वॉशरूम में जाकर मास्टरबेट कर रहा होता है और ये वीडियो विवेक के चलने वाले दोस्त हर जगह शेयर कर लेते हैं, जिस वजह से विवेक का ये वीडियो वायरल हो जाता है और यहाँ विवेक को स्कूल से हमेशा के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता है और ये वीडियो पूरे शहर में भी वायरल हो जाता है और वो कुछ इस तरह से वायरल होता है कि उसके फैमिली तक भी पहुंच जाता है और अब विवेक उसकी फैमिली घर वाले ये सब बाहर नहीं जा पा रहे होते, लोगों के सामने उनको अपना मुंह भी छुपाना पड़ रहा होता है। तभी कांति ये सब देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सोसाइटी में उसकी एक अलग ही इमेज होती और उस इमेज की अब 12 बज चुकी होती है, क्योंकि वह एक सच्चा श्रद्धा और शिव का आस्तिक था। अब वो किसी से आंख उठाकर भी बात नहीं कर सकता था, इस वजह से वह ये फैसला करता है कि अब वह यहाँ नहीं रहने वाला है, वे किसी दूसरे शहर में अपने रिलेटिव्स के साथ रहेंगे। उसी रात जब वे किसी रिलेटिव के पास जाने लगते हैं, स्टेशन पर वे ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहां विवेक रेलवे पटरी पर पहुंच जाता है और सुसाइड करने लगता है। तब कांति की एक बार फिर मुलाकात होती है महाराज से, महाराज यानी अक्षय कुमार। तब महाराज कांति से कहते हैं कि अपने बेटे विवेक को देखो, शायद वो यहीं कहीं पर हो, कहीं चला नहीं गया हो। तब कांति को दिखाई देता है कि उसका बेटा आत्महत्या करने चला गया है। तब कांति उसके पीछे पीछे दौड़ता है और वो उसे बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है। तब महाराज यानी महादेव उसे बचा लेते हैं। तब महादेव कांति से बात करते हैं और कांति अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बता देता है, लेकिन कांति को वो थोड़े से पागल लगते हैं क्योंकि वो पहलियों में बात कर रहे होते हैं। महाराज कांति से कहते हैं कि सारी दुनिया को तुम्हारा बेटा गलत लग रहा है और तुम्हें भी गलत लग रहा है, लेकिन मगर वो गलत नहीं है। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि विवेक असल में गलत है भी या फिर नहीं। कांति को अब ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि विवेक ने जो कुछ भी गलती की है उसमें उसकी गलती नहीं थी, बल्कि हमारी स्कूल की और मेडिकल स्टोर वाले की और उन बाबाओं की जिसने विवेक को भटकाया था। क्योंकि उसे सही तरह से नॉलेज होता तो वो ऐसी हरकत नहीं करता, इसीलिए अब वो 4 लोगों पर केस दर्ज कराता है, एक तो स्कूल पर, मेडिकल स्टोर वाले पर और तीसरा बाबाओं पर और चौथा खुद पर। क्योंकि अगर विवेक को ठीक से ज्ञान मिला होता तो वो ऐसा अज्ञानता का शिकार नहीं होता। तभी कांति कोर्ट पहुंच जाता है एक वकील को लेकर। जज भी हैरान हो जाते हैं कि खुद पर कौन केस करता है यार,
कांति कहता है कि मैं इन 4 लोगों पर मानहानि का केस दर्ज करा रहा हूँ क्योंकि इन 4 लोगों की लापरवाही से मेरा बेटा अज्ञानता का शिकार हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मेरे बेटे से माफी मांगे और बदले में मुझे महाकाल के चढ़ावे के लिए 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए दे। मेरे बेटे को स्कूल में वापस दाखिला मिले। तभी यहाँ पर कामनी नाम की एक वकील की एंट्री होती है जो कि बहुत ही तेज तर्राट होती है और तब कामनी कहती है कि इस केस को तुरंत ही डिसमिस किया जाना चाहिए और फिर जज कहते हैं कि एक बार अपनी बात रखने का इससे मौका तो दो। तभी ये केस कामनी अपने अंडर में लेती है और कांति के साथ जो वकील था वो कामनी को देखकर केस छोड़कर भाग जाता है। वही कांति के पास कोई वकील नहीं होता है। वह जज साहब से कहता है कि आप मुझे तारीख दे दीजिएगा। तभी वह अकेला इस केस को लड़ने के लिए लग जाता है और वो अपनी सारी कोशिशें करता है। पहले केस को समझता है, फिर बहुत सारी पढ़ाई करता है, काफी सारी बुक्स से नॉलेज लेता है। पूरी शिद्दत के साथ वो इस केस को लड़ने और के लिए तैयार हो जाता है। वो दिन रात मेहनत करके इस केस के लिए काफी सारी रिसर्च भी करता है। तब उसकी बेटी भी उसका साथ देती है। तारीख वाले दिन कांति कोर्ट रूम में पहुंचता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कांति सबसे पहले कोर्ट को अच्छी तरह साफ करता है और वो इस केस को खुद हैंडल करने की गुहार लगाता है। सबसे पहले जज साहब कांति को थैंक यू कहते हैं क्योंकि कांति ने इस कोर्ट रूम को बहुत अच्छे से साफ किया होता है। यहाँ तक कि वो अपनी चप्पल को भी बाहर उतार कर आया होता है। वो कहता है कि न्याय का कटघरा उसके लिए मंदिर के समान है और मंदिर में हम चप्पल नहीं ले जाते। कांति की बातें सुनकर जज साहब बड़े इंप्रेस होते हैं। कांति यहाँ सभी को सनातन धर्म के बारे में बताता है, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष के बारे में, जिनमें की अश्लीलता भी है। जिन अश्लीलताओं के बारे में लोग पढ़ना शुरू करें तो उन्हें ये अश्लील नहीं लगेगा। कामनी कहती है कि इस टॉपिक को उठा के हम स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते ना। अगर स्कूल की क्रेडिबिलिटी होती तब कांति कहता है कि ये सब कुछ पढ़ाया गया होता तो आज ये सब कुछ गलत नहीं लगता। बहुत सारी डिबेट्स के बाद जज साहब यहाँ केस को रजिस्टर कर लेते हैं। फाइनली केस रजिस्टर्ड हो जाता है जिस वजह से कांति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो केस को जीता नहीं होता है पर फिर भी वो इतना खुश हो जाता है जैसे वो केस जीत चुका हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत हो। कांति को ज्यादा नॉलेज है नहीं, आगे बहुत सारे फेसेस आते हैं और आगे कामनी समझ चुकी होती है कि इस केस को किस तरह सॉल्व करना है। आखिर वो LLB करके और हायर स्टडी करके यहाँ तक आई थी। वो विवेक को बुलाती है और उससे कटघरे में खड़ा करती है और उससे सवाल पूछती है। कामनी वहाँ विवेक से बहुत ही उल्टे सीधे सवाल पूछती है जिसका जवाब विवेक के पास नहीं होता है। शर्म से कांति पानी पानी होकर वहां से कोर्ट से चला जाता है। तब कांति घर पहुंचता है और उसकी मुलाकात महाराज यानी महादेव से होती है। तब महादेव कहते हैं कि वो बोलो जो कानों को अच्छा लगे और समाज को भी अच्छा लगे। तब कांति उनसे कहता है कि उनकी सारी बातें किसी को समझ में आती भी है या फिर नहीं। तब महादेव उससे कहते कि मेरे को जिसको जो समझाना होता है वो समझ जाता है। आखिर कुछ टाइम बाद कांति को सब समझ आ जाता है कि आखिर महादेव कहना क्या चाहते हैं। उनकी बात को वो गौर करने लगता है। अगले दिन फिर कोर्ट में जाता है और सबके सामने एक सॉलिड स्पीच देता है। कांति को पता है कि आगे कामनी उसकी बेटी और उसकी वाइफ को कटघरे में खड़ा करेगी, इसलिए वो पहले से सारी प्लानिंग करके आया था जिससे कामनी उसकी बेटी और वाइफ को कटघरे में बुलाती है और जो भी सवाल पूछती है वो दोनों ही ओपन माइंडेड होकर उन सवालों का जवाब देते हैं। इसके बाद कामनी एक औरत को कटघरे में पेश करती है। दरअसल वो औरत प्रोस्टिट्यूट होती है। यहाँ पर कामनी सबको बताती है कि इनका बच्चा भी तो स्कूल में पढ़ने जाता है और स्कूल उसे अलाउ भी करता है। स्कूल के बाहर आप जो भी करो, स्कूल में आपको अपनी लिमिट्स में रहना होगा। स्कूल अपने डिसिप्लिन को लेकर कोई भी एक्शन लेता है तो उसमें क्या बुरी बात है। यहाँ पर कोर्ट का टाइम फिर खत्म हो जाता है और अगले दिन कांति की मुलाकात महाराज से होती है। महाराज पहले में उसे बताते हैं कि सवाल नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा, सवाल के अंदर ही जवाब छिपा होता है। अब कांति बहुत अच्छे से समझ गया होता है कि उसे यहाँ बहुत सारे सवाल जवाब करने होते। कांति उसी प्रोस्टिट्यूट को वापस बुलाता है कटघरे में और उससे सवाल करना शुरू करता है। वो उसके काम पर सवाल करता है कि वो लोग जो अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आते हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तब वो मना करती है और वो कहती है कि कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं तो कुछ लोग उल्टा सीधा काम करने के लिए, कुछ लोग नहीं कर पाते तो वो सामने बैठकर रोते रहते। कांति कहता है कि अगर उन सब लोगों को पहले से ही ये सब आता हो तो तुम्हें परेशानी नहीं होती। इस पर वो औरत भी हाँ कहती है। तब कांति उससे अपना एक आखिरी सवाल पूछता है कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसे आप कहाँ देखना चाहोगी, उन अज्ञानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं या फिर उन पढ़े लिखे शिक्षित में जो अपनी वाइफ का सम्मान करते हैं। यहाँ वो औरत दूसरी बात से पूरी तरह सहमत हो जाती है। वो यहाँ से जाने लगती है। तब कांति उन्हें झुककर प्रणाम करता है। तब जज साहब कहते हैं कि तुम उसे प्रणाम क्यों कर रहे हो। तब कांति उससे कहता है कि वो एक ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है और उससे बड़ा शिक्षक कोई और हो ही नहीं सकता। ये स्कूल अपना कुछ भी दांव पर नहीं लगा सकता। जिसके बाद फिर से एक डिबेट होती है और ये डिबेट पहुंच जाती है स्कूल पर कि स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता, प्रॉपर नॉलेज दिया जाता तो विवेक आज ये सारी गलतियां नहीं
नहीं करता। दरअसल कांति सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा होता है। तब कामनी कहती है कि उस टॉपिक को पढ़ाने का किसी और के पास कोई और तरीका नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो आप बता दीजिएगा कि इसे इस तरह पढ़ाया जाए। तब कांति के पास भी कोई तरीका नहीं होता है। तब कामनी कहती है कि अगर आपके पास भी कोई तरीका ना हो तो आप केस को वापस ले लीजिएगा और कोई तरीका हो तो हमें बता दीजिएगा। कुछ दिनों बाद कांति की मुलाकात महाराज से होती है और वो फिर से अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि सच को दबाओ मत, सच को बताओ, जो जैसा है उसे वैसा बताओ, क्योंकि सत्य सुंदर होता है और सुंदर ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। वे दोनों यहाँ कचौड़ी खा रहे होते हैं। जिस कागज में कचौड़ी थी उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन थी जो कांति के काम आ सकती थी, जिससे अगले दिन वो कोर्ट में ह्यूमन बॉडी के कुछ पोस्टर्स को ले जाता है। तो कामनी कहती है कि ये वल्गर है, इन्हें हटा देना चाहिए। तब कांति कहता है कि सारे पोस्टर स्कूल और साइंस लैब में भी तो पाए जाते हैं और सारे टीचर्स इन्हीं पोस्टर्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को पढ़ाते हैं। तो तब कांति कहता है कि जन्म प्रमाण से लेकर मृत्यु प्रमाण तक इंसान की पहचान होती है, तो इसे पढ़ाने में किस बात की शर्म आती है। कांति यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है जिसकी वजह से ये केस कांति की तरफ झुकने लगता है। पर आखिर में कामनी पब्लिक से पूछती है कि पर लोग इस बात से सेटिस्फाई है कि इस टॉपिक को स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, जिसमें कि एक दो हाथ खड़े होते हैं और फिर जज साहब अगली तारीख देते हैं और फिर इन बातों को मीडिया लोगों में फैला देती है, जिस वजह से स्कूल में इन सब से कि लोग चाहते हैं कि स्कूल में इन सब के बारे में बात हो और नॉलेज भी मिलना चाहिए, जिससे कि सब जाने। अब कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल को भी ये लग रहा था कि वो ये केस हारने वाले, क्योंकि बात अब स्कूल की रेपुटेशन पर आ गई थी। इसलिए वे कांति के पास जाकर एक मीटिंग रखते हैं और वो कांति को 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं और बदले में ये मांगते हैं कि वो इस केस को वापस ले ले। और फिर कांति भी चेक को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पेपर पर साइन कर देता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। और जब वो वापस लौट रहा होता है तब उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही सीरियस होता है। अगले ही दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जैसे उससे होश आ जाता है। तो यहाँ पर महादेव उसे बताते हैं कि तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हें कहा था कि सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। मुझे लगा था कि तुम मेरे इस रास्ते पर चलोगे, लेकिन तुमने दूसरा रास्ता चुना। तब महादेव अपने असली गेटअप में आते हैं और उससे बताते हैं कि वो महादेव है और वे उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मौत की वजह से सारी फैमिली मेरे सामने बैठकर रो रही है। जो कुछ भी तुमने किया है उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है पब्लिक पर। मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका देता हूँ। अब महादेव अपनी सुपर कार में बिठाते हैं और कोर्ट में ले जाते हैं उसे और उससे आशीर्वाद देते कि महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कांति अपनी लास्ट स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि ये कहानी 1835 की जो अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी और एक आदमी अपनी गुरुकुल की पढ़ाई को खत्म करके अंग्रेजी की पढ़ाई सिखाकर चला गया। उस गुरुकुल की पद्धति में सब कुछ सिखाया जाता था, काम साथ के बारे में बताया जाता था। आजादी के इतने सालों बाद भी हम उन्हीं की पढ़ाई को फॉलो करें और ये हमारी गुरुकुल की पढ़ाई को साथ लेकर चले गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई का नाम और मॉडर्न करके रखा है और हम आज भी वहीं पर है, आगे बढ़ ही नहीं पाए। तभी वहां विवेक आता है और कामनी उससे सवाल पूछती कि क्या तुमने उस दिन जो किया था वो गलत किया था। उस पर विवेक कहता है जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, पर जिस जगह पर किया वो गलत था। वो अपनी गलती की माफी भी मांग, वो स्कूल में एडमिशन के लिए गुजारिश भी करता है। तब कामनी उससे कहती है कि बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, जो सब तुमने गलत किया उसे तुम गलत नहीं मानते। फिर धीरे धीरे सारी पब्लिक विवेक को सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि विवेक ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, उससे उस चीज का नॉलेज नहीं था। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कांति की बातों से प्रभावित होकर आए थे और इस बार कांति इस केस को जीत जाता है। और फाइनली जज साहब कहते हैं कि गलती एजुकेशन सिस्टम की है, जल्द से जल्द इस टॉपिक को एजुकेशन सिस्टम में ऐड करें और जिन 4 लोगों ने गलती करी वो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए का चढ़ावा महादेव को दे। विवेक को भी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। फिर कामनी कांति से कहती है कि आप इस केस को क्यों जीते ये मैं बताती हूँ। आप ये केस परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं ये व्यापार के लिए। ये कहते हुए ही यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।